નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય हिंदी प्रकरण 12 रानी। तो रानी पाठ के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 और निधन सन 1983। तो विद्यार्थियों, हवे आपणे विषय प्रवेश જોઈએ। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि कुतिया को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। तो विद्यार्थी हवे आपणे पाठ જોઈએ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते रहते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। એટલે કે લેખિકા મહાદેવી બાળપણમાં ઇન્દોરમાં રહેતા હતા અને ત્યાં અંગ્રેજ બાળકોને ગધેડા પર સવારી કરતા જોઈને તેમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું ને તેમને સાંભળ્યું હતું કે ગધેડા પર અપરાધીઓને બેસાડવામાં આવે છે। ત્યારે તેમના નોકર રામાએ તેમની શંકાનું સમાધાન કર્યું અને તેણે કહ્યું કે તેમને વિલાયતમાં ગધેડા ઉપર બેસાડવાની સજા કરીને ભારત મોકલવામાં આવ્યા છે। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। किस पर बैठाकर सजा दी जाती है। એટલે કે એ વખતે મહાદેવી અને ઘરના બીજા બાળકોએ કહ્યું કે ઘોડા ઉપર બેસવાનો અધિકાર અમને પણ છે।
અમે પણ ઘોડા ઉપર બેસીશું. પિતાજીએ પૂછ્યું, શું સફેદ ટટ્ટુ પર બેસશો? તો મહાદેવીએ કહ્યું, સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડો હોય છે, તેના ઉપર તો સજા पामनारा लोग જ બેસે છે. पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चाकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है. बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया था और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए सुटन नाम का साइस रखा गया था. अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए. हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया. रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे से परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते. बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है. हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली. रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है. ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख को गाथा सुनते हम उसे प्रति बड़े सहृदय हो गए थे. ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई. यह कल्पना करते ही हमारी सारी इच्छाएं और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे. એટલે કે બાળકોની માગણી અનુસાર રાણી નામની ઘોડીને લાવવામાં આવી અને તેના માટે સુટન નામનો સાઈસ એટલે કે ઘોડાની દેખરેખ કરનાર રાખ્યો અને ઘોડીને રાખવાની વ્યવસ્થા કરી. રાણી ઘોડીનું પૂરું નામ તાજરાની હતું. પહેલા તાજરાનીને જોઈને બાળકોને બહુ ગમી નહીં, પરંતુ પછી રાણી પ્રત્યે તેમને પ્રેમ થયો ને રાણી બહુ સુંદર ઘોડી હતી. તેના ચમકતા રંગ પર દ્રષ્ટિ પડતો જ સરકી જતી હતી અને તેના ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેસવાળી પારદર્શક આંખો, ઉજળા દાંત, લાલ જીભ, ગુલાબી હોઠ, મોરપીંછ જેવી પૂંછ અને સુગઠિત શરીર બધું જ આકર્ષક હતું. અને બાળકોની સાથે હળીમળી ગયા અને તેઓ તેના શરીર ઉપર રમતા, બાજતા, ઝૂલતા, એની કેસવારીમાં ફૂલ ખોજતા. રાણી એમની મિત્ર બની ગઈ અને તે પગ પછાડીને અને હણહણીને બાળકોને પોતાની પાસે બોલાવવા લાગી. वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों से वसी जैसी है. हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा
बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ भी झलक देते हुए, गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी शत विकसित नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ तो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे दिखाई देती उभर आती है, जैसे कि अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते ही वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। એટલે કે તેઓ એવું વિચારતા હતા કે હવે તે ધીરે ધીરે કેમ નાની ના થઈ, નહીંતર કે નાની હોત તો અમે તેને નિક્કી અને રોજીની માફક એને રૂમમાં પણ રાખત। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरमदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। लेकिन रानी ने रूमમાં લઈ જવાય એના કરતાં એને ઘોડા બાંધવાની જગ્યા હતી ત્યાં રાખવું, એટલે કે તબેલામાં રાખવી બહુ જ સારી હતી। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। नहीं उन्हें हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसके बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पेट पकड़ते और हिनहिनाने लगती। એટલે કે બાળકોની સાથે હળીમળી ગઈ અને તેના શરીર ઉપર રમતા બાજતા ફૂલતા ઝૂલતા અને કેસવાળીમાં ફૂલ ખોસતા રાની એમની મિત્ર બની ગઈ અને તે પગ પછાડીને અને હણહણીને બાળકોને પોતાની પાસે બોલાવવા લાગી। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। लेकिन जीन वगैरह खरीदीने घोड़ी पर सवारी करवानी व्यवस्था કરવામાં આવી, परंतु બાળકો તો મનનું ધાર્યું કરવા ઈચ્છતા હતા તો તે સિવાય તેમને ચેન પડતું ન હતું। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और सुटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता। लेकिन एक दिवस रानी ने खुली पीठ पर महादेवी बैठा અને તેમની રાણીની
કેસવાળી પકડી હતી અને રાણી આવી રીતે બેસનારને ધીમે ચાલે અને આમ તેમ ફેરવીને સંતુષ્ટ કરી દેતી, કારણ કે ઉઘાડી પીઠ ઉપર બેસનારા બાળકોની कमजोरी ते जानती थी। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में 7 के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। लेकिन महादेवी रानी ने पीठ पर बैठता અને તેમના ભાઈએ પોતાની સોટી તેના પગ પર મારી। निक्की रानी की पूंछ से झूलते रहता था। रोज इच्छा अनुसार उसकी गर्दन ऊपर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। लेकिन आ निक्की रानी ने पूंछड़ी जालीने એને ઝૂલતા રોજી ઈચ્છા અનુસાર એની ગરદન ઉપર ચડતી અને નીચે કૂદતી, આમ પીઠ ઉપર બેસી અને કૂદે બેસે જાણે કે મૂળરૂપી આસન બનાવેલું હોય તેવું એમને લાગતું હતું। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी, लेकिन रानी हमारा बधानी शक्ति અને निडरताएं जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पर पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्ही चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पटली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और हम इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। लेकिन महादेवी रानीની પીઠ ઉપર બેઠા હતા અને તેમના ભાઈએ પાતળી સોટી તેના પગ પર મારી અને રાણી ભડકી ગઈ અને વેગથી દોડવા લાગી અને થોડીક વાર મહાદેવીએ પોતાની જાતને સાચવી, પરંતુ થોડી વારમાં જ જમીન ઉપર પડી ગયા અને પછી તો કેટલાક દિવસ સુધી તેમને પથારીમાં રહેવું પડ્યું। આમ છતાં રાણી પ્રત્યે महादेवीजीनी आत्मीयता में कसो फरक पड़ो नहीं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मैंने गिरते ही रानी की मानो अतीत वर्तमान से लौट आई और इस प्रकार निश्चित खड़ी हो गई और जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर रानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे।
सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने आवश्यक जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुहल वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। लेकिन રાણીએ મહાદેવીના ભાઈના જન્મદિવસે સોનાના વાઘના મોઢિયાવાળા કડા મોકલ્યા હતા ને બાળકોને રાણી પ્રત્યે પ્રેમ હતો। તેમણે એ કડા રાણીના કાનમાં પહેરાવી દીધા ને પછી બાળકો એમને ભૂલી ગયા। કડા ન દેખાતો સાંજે પૂછપરછ થઈ, પરંતુ કડા ક્યાંય મળ્યા નહીં। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। डर तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। એટલે કે એકાએક બાબુજીનું ધ્યાન રાણી તરફ ગયું અને તે પોતાના કાન પગની ખડીથી ખણતી હતી અને હણહણાટ કરતી હતી। બાબુજીએ ત્યાંની મોટી હણહણાટ ત્યાંની માટી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો અને ત્યાંથી કડા મળી ગયા અને કોઈએ ખાડો ખોદીને કડા ત્યાં છુપાવી દીધા હતા। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। लेकिन ये वक्त रानी ने एक शिशु એટલે કે બચ્ચુનો જન્મ આપ્યો અને બાળકોએ પૂછ્યું કે આ ક્યો હતો? તો રામાએ કહ્યું કે આ જીવ રાણીના પેટમાં હતો, દાણા અને ચારો ખાઈને સૂઈ રહ્યો હતો। તો ભાઈએ પૂછ્યું, બીજો કોણ છે? તો રામાએ હા પાડી। હવે તો અબોધ મહાદેવીને ચીડ ચડવા લાગી અને આ નાનકડો જીવ કશું કામધામ કરતો નથી અને ચારો ખાઈને પડ્યો રહ્યો છે। तो भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल दे, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर अब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया। तब मेरे साहस से जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? तो माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझाव
रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत अब जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध संस्मरण रहा और न प्रस्ताव। लेकिन બાલિકા મહાદેવીના ભાઈએ સૂચન કર્યું અને કહ્યું કે ચાકુથી રાણીનું પેટ ચીરીને અંદર રહેલા જીવને બહાર કાઢી લઈએ. તો શાક કાપવાનું ચાકુ લાવવામાં આવ્યું, પરંતુ મહાદેવીની હિંમત ન ચાલી. એક બીજી સમસ્યા પર તેમનું ધ્યાન ગયું. તો પેટ ચીરી નાખ્યા પછી ફરીથી તે કેવી રીતે સીવીશું? તો સોય દોરાથી કામ ચાલશે નહીં. તો રામા પાસેથી મોટો સોયો મળશે નહીં, એટલે એ સૂચનાનો અમલ ન થયો. અને છેલ્લે રાણીનું બચ્ચું મોટું થતાં સૌ તેની સાથે રમવા લાગ્યા અને પેટમાં રહેલા બીજા જીવની વાત તેઓ ભૂલી ગયા. તો વિદ્યાર્થીઓ, એક ઘોડાના બચ્ચા સાથે જોરદાર પ્રેમ અને બીજા નાના જીવો સાથે પણ એટલો જ પ્રેમથી જે વર્તન કરતા હતા બાળકો, તે સરસ હતું. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ પાઠનો સ્વાધ્યાય તમારી નોટબુકમાં લખો.